सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम देखते हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। बहुत लोग के कह रहे थे, उसके बाद जो है कि आया मूल विधि का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जमदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्री अमर रजा, विकल्प डी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो जमदारी उन्नयन समिति के जो अध्यक्ष तत्कालीन थे उनका नाम था, विकल्प डी से हो जाएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। जमदारी उन्नयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उस समय के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और उपाध्यक्ष श्री हुकुम सिंह थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रीट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए सेवा करना चाहता है। यह किस वाद में अवधारित किया गया? ठीक। ऑप्शन ए देखते हैं। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, पीपुल्स यूनियन एंड फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, रूपा अशोक हुर्ना बनाम अशोक हुर्रा, डी उपरोक्त सभी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा इसका, अखिल भारतीय रेलवे शोषित संघ बनाम भारतीय संघ। ठीक है। अखिल भारतीय रेलवे शोषित बनाम भारत संघ 1981 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह 1981 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के अधीन रीट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए संरक्षण के लिए ऐसा करना चाहता है। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। ऑप्शन ए जनहित याचिका PIL अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। बी जनहित याचिका PIL में पत्रा काव्यगत इपिट्रोरियल क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसमें देखते हैं बी में ए सही है लेकिन बी गलत है। सी देखते हैं ए और बी परस्पर अनन्य है। डी देखते हैं ए और बी दोनों गलत है। विकल्प ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। सत्य कथन चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, पहला हम देखते हैं। वेब डिफेस्टमेंट का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट के वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा होम पेज डालकर किया जाता है। ऑप्शन हो गया। बी देखते हैं ईमेल स्पूकिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है। सी देखते हैं साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर प्रिंटर्स और स्कैनर के जरिए कूट रचना का अपराध करता है। और डी देखते हैं उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो विकल्प डी से हो जाएगा, विकल्प डी से हो जाएगा 4 का, उपरोक्त कथन सभी सत्य है। ऐसे चारों प्रकार से अपराधी जो है, क्योंकि पीछे पढ़े थे, पीछे दिया था, चारों प्रकार से अपराधी जो है कि साइबर अपराध करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं स्पूफिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यही भी वाला इसका सही, क्योंकि पीछे भी दिया था। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। तो यही होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। विकल्प इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C अधीन अपराधी का विचारण कौन करता है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, सी जिला अधिकारी, डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। विकल्प से हो जाएगा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो है कि वो इसकी अपराध का विचरण या विवरण मतलब विचार करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे। ठीक। 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? कौन सा शब्द पद साइबर के स्पेस में निम्नलिखित में कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? विकल्प इसका हो जाएगा कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इंटरनेट या वेबसाइट को अभिगमन कर सकता है। बी देखते हैं साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया। सी देखते हैं यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है जिसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया जाता है। डी देखते हैं यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक डिजिटल उत्पाद के संचरण और वितरण में सक्षम बनाता है। तो क्या देखना है इसका
गलत शब्द देखना है, ठीक है। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यह गलत है। साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है, यही गलत है, ठीक है। तो ये जो साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2000 को, ऑप्शन बी 9 जून 2000 को, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 2000 को, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 2000 को। तो विकल्प इसका आपका 8 का बी सही हो जाएगा, 9 जून 2000 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। सूचना का अनुच्छेद 25(5) के गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, बी देखते हैं गिरफ्तारी के आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार, सी देखते हैं उपरोक्त दोनों अधिकार, डी देखते हैं 9 का गिरफ्तारी के आदेश का अवैधानिक करार देने का अधिकार। तो 9 का विकल्प सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों अधिकार, ठीक। गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार और गिरफ्तारी के आदेश को सिद्ध अभ्यादेय करने का भी अधिकार, दोनों है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम विस्तृत कहाँ तक है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर है, ठीक। बी देखते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, सी देखते हैं 8 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेश में, 18 डी देखते हैं 18 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेश में। 10 का विकल्प ए सही हो जाएगा, संपूर्ण भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन कोई जांच, विचरण, अभ्यावेदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेशों के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। ऑप्शन ए पुनर्परीक्षण, ऑप्शन बी अपील, ऑप्शन सी विचारण, ऑप्शन डी निस्तारण। तो विकल्प ए से हो जाएगा पुनरीक्षण, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के सी के अनुसार कोई न्यायालय इस 19(3) यानी 30 सी या 3 मान लीजिए, ठीक। 19(3) के अनुसार कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचरण या अभ्यावेदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में पुनरीक्षित की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप का है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, क्रमांक 49 सन 1988, ठीक है। बस इतना याद करना है। पूछेगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है, तो आप बताएंगे क्रमांक 1949, क्रमांक 49 सन 1988, गलत बोल दिए थे हम। क्रमांक 49 सन 1988 हो, क्या होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है, तो बोलेंगे क्रमांक 49 सन 1988। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, पूंजी के हस्तांतरण पर, बी सी देखते हैं भूमि, भवन और सोना के हस्तांतरण पर, डी देखते हैं अंशों के हस्तांतरण पर। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। पूंजी लाभ कब होता है, जब किसी पूंजी का संपत्ति का हस्तांतरण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना अध्यारोपित कर सकते हैं। जैसे जन सूचना अधिकारी के तहत अगर हम कोई अधिकारी सूचना मांगते हैं, अगर वो नहीं लेते हैं या नहीं दे रहा है, उसका पत्राचार नहीं कर रहा है, तो एरिया कितने रुपए तक प्रतिदर से जुर्माना अध्यारोपित कर सकते हैं। तो 250 रुपये, बी 350 रुपये, सी 450 रुपये, डी 150 रुपये। तो इसका विकल्प 14 का ए सही हो जाएगा, ठीक। 250 रुपये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार सूचना अधिकारी द्वारा बिना किसी समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना आरोपित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा खाली स्थान, ठीक है, 8 होगा इसका, के प्रकटीकरण के छूट प्रदान की जाती है। सूचना का अधिकार ऑप्शन देखते हैं 8, बी देखते हैं 9, सी देखते हैं 7, डी देखते हैं 10। तो 15 का ए से हो जाएगा 8, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2005 अधिनियम 2005 तक धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण में छूट प्रदान की जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है।
ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर का तो संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर और पंजाब का तो संपूर्ण भारत पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो विकल्प से हो जाएगा संपूर्ण भारत में। ठीक है, 16 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खाली स्थान को 1 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय यानी वर्कशॉप परिभाषित किया गया था। ऑप्शन ए मानव अधिकारों का गठन, बी पेरिस सिद्धांत, सी देखते हैं मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा, डी देखते हैं वैश्विक अधिकार। विकल्प बी सही हो जाएगा इसका पेरिस सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें 7 से 9 अक्टूबर 1991 में पेरिस के मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/143 के रूप में समर्थित किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एवं राज्य मानवाधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की प्रतिस्थिति क्या है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक अभियोजक हो जाएगा, उसमें सेवक लोक सेवक था, इसमें अभियोजक था। उपरोक्त दोनों उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो विकल्प 18 का ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए मातृभाषा में, बी देखते हैं हिंदी अंग्रेजी में, सी देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में, 19 देखते हैं और 19 का डी देखते हैं अंग्रेजी में, तो विकल्प इसका सी सही हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है, तो किसी भाषा में जो हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर है, कुछ सीमाओं के साथ जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो इसका विकल्प ये सही हो जाएगा सीधा कि भाई संपूर्ण भारत पे है, जब जो 12 विकल्प ये सही है संपूर्ण भारत पे है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे समझ लगेगा। चलिए एक बार पढ़िए, 20 का आपका ये सही हो जाएगा संपूर्ण भारत पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक सम्मन होगा लिखित होगा, बी 2 प्रतियों में होगा, सी न्यायालय द्वारा हस्तांतरित होगा, डी उपरोक्त सभी। तो 21 का विकल्प डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता 2023 तक जो सम्मन आया, ये अभी जल्दी लेटेस्ट आया, हम लोग को भी इसको बारे में हम लोग के भी प्रचलन में है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 23 के तहत जो जारी सम्मन हो रहा है वो लिखित भी होगा, 2 प्रतियों में होगा, न्यायालय द्वारा हस्तांतरित होगा। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी। और जानते हैं एक चीज़, सम्मन आप लोगों के व्हाट्सअप और जीमेल पर भी भेजे जा रहे हैं, अब जल्दी में इधर कोर्ट के द्वारा मतलब शुरू किया गया, अभी पूरे अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाया है, कुछ जगह भेजे जा रहा है। ठीक, 22 देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 21 हो गया उपरोक्त सभी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। धारा 38 की एल में, धारा बी देखते हैं धारा 38 के ए में, सी देखते हैं धारा 38 जी में, डी देखते हैं धारा 38 के जे में। तो विकल्प 22 का हमारा ए सही हो जाएगा इसका, धारा 38 एल के धारा 38 एल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1962 में, बी 1972 में, सी 1982 में, डी 1976 में। तो 23 का हमारा बी सही हो जाएगा, 1972 में वन्यजीव संरक्षण पारित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण एवं संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 21। तो विकल्प सी से हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए, जो है कि पर्यावरण संवर्धन तथा मानव के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है। ठीक, 25 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं। 23 है, बी 24 है, सी 25 है, डी 26 है। विकल्प का डी से हो जाएगा। मानव संरक्षण अधिनियम 1986 में जो कुल धाराएं हैं, टोटल 26 धाराएं, 86 याद कर लीजिए। चेतावनी देने वाला चिन्ह किसको निर्देशित किया जाता है। वाहन चालक को, बी जनता को, सी पुलिस को, डी उपरोक्त सभी को। तो 26 का हमारा क्वेश्चन विकल्प से हो जाएगा। चेतावनी देने वाला चिन्ह वाहन चालक को निर्देशित करता है। भाई उसी को तो हम लोग तो कहीं भी बैठे रहेंगे, बस में या चाहे कहीं भी अंदर या जैसे भी जो चला रहे हैं वही तो। 27 देखते हैं। मोटर वाहन
अधिनियम किस धारा में मोटरयान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार का नियम बनाने की शक्ति है? धारा 105 बी, धारा 107 सी, धारा 87 डी, धारा 110। तो 27 का बी सही हो जाएगा धारा 107 में। मोटर यान अधिनियम की धारा 107 अनुसार राज्य सरकार राज्य वाहन पर उपक्रमों के उपबंध को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है, ला सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 22। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा 14। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम परिवर्तित हुआ अक्टूबर 1989 में, दिसंबर 1989 में, जनवरी 1990 में, फरवरी 1990 में। विकल्प का सी हो जाएगा जनवरी 1990 में। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवर्तित हुआ, लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं। ठीक है, इस अधिनियम कुल कितनी धाराएं? 23 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 110 है, ऑप्शन बी 111 है, ऑप्शन सी 112 है, ऑप्शन डी 115 है। तो विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। जो किशोर न्याय संरक्षण बोर्ड है या अधिनियम है उसमें टोटल धाराएं 2015 का जो कुल कितनी धाराएं हैं तो 112 धाराएं। ठीक, विकल्प सी सही इसका है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी 10 सितंबर 2005 को, बी देखते हैं 11 सितंबर 2005 को, सी देखते हैं 13 सितंबर 2005 को, डी देखते हैं 14 सितंबर 2005 को। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। जो राष्ट्रपति से हमें अनुमति प्राप्त हुई थी घरेलू हिंसा अधिनियम में 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। पीड़ित प्रतिकर स्कीम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत बनाई गई है, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए यह दंड के ठीक सिद्धांत एक प्रकार का क्षतिपूर्ति है। ठीक, निवारणार्थक है? बिल्कुल नहीं है। सी निवारक है? नहीं। डी प्रतिकारात्मक है? इसका हो जाएगा क्षतिपूर्ति, ए से हो जाएगा। जैसे कोई पीड़ित है उसके लिए एक योजना बनाई गई कि यदि उसका कुछ नुकसान होता है, क्षति होती है, सिद्धांत का एक प्रकार है कि उपबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 में किया गया है। ठीक है, भरपाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33 का। एक मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया है। एक निर्वहन व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। ठीक है, उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उससे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उस दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिए गए थे। तो क्या होगा? कौन सा था? ये बहुत ही मामला जो कि फेमस मामला है, जो वाद है बहुत फेमस वाद है। ऑप्शन देखते हैं ए सायरा बानो है, बी देखते हैं शबनम हाशमी है, सी देखते हैं शाहबानो, डी देखते हैं आयशा बीबी। तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा कौन सा? शाहबानो। ठीक है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो के प्रकरण में शाहबानो के पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। उनकी उम्र उसमें 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी। शाहबानो ने अपने पति से भरण पोषण भत्ता दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला तो सुना दिया। ठीक है, लेकिन शाहबानो के पक्ष में आए न्यायालय में फैसले पर भारी विरोध हुआ। अतः सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर इस अधिनियम के जरिए शाहबानो के पक्ष में आया फैसला को भी दोबारा पलट दिया था। हालांकि फैसला सही आया था, लेकिन सरकार उस समय ऐसी थी कि इतना ज़्यादा शाहबानो के मामला का विरोध होने लगा, क्योंकि मुस्लिम में अगर ऐसा ही कभी कभी लोग 2 शादी करते हैं, 3 शादी पहले करते थे, तो उसमें क्या है कि अगर वो 2 या 3 शादी करते हैं, अगर एक महिला छोड़ देगी तो दूसरी महिला कोर्ट में जा करके दोबारा ये अपील दायर कर देगी कि हमसे उनसे जो है कि भत्ता चाहिए, ठीक है, या हमें जीवन निर्वाह के लिए रुपया चाहिए, तो कितने लोग को देंगे। इसीलिए उस समय देश में भारी भरकम विरोध हुआ था, तो खुद सरकार को अपना ये फैसला बदलना पड़ा था। ठीक है, मामला ये है। आप खाली शाहबानो डालेंगे केस तो बहुत लंबा आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस अध्याय में संक्षिप्त विचरण का उपबंध किया गया? ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। विकल्प ए से हो जाएगा 22। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में व्यापारण को परिभाषित किया गया? ठीक, धारा 123, बी धारा 138, सी धारा 139, डी धारा 151। तो इसका 35 का विकल्प ए से हो जाएगा धारा 137। धारा 137 में 35 का ए विकल्प सही हमारा। धारा 137 में धारा 137 में देख लेते हैं हम क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 137 में व्यापारण की परिभाषित किया गया है, कुछ नहीं है। 36 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। धारा 35 में, धारा 36 में, धारा 37 में, डी धारा 38 में। तो 36 का विकल्प सी सही हो जाएगा धारा 37 में। ठीक,
37 देखते हैं। क्वेश्चन 37, सामान्य आशय का प्रावधान है धारा 36 के 5 में, धारा 36 के धारा 3 के 5 में, धारा 3 के 6 में, धारा 4, धारा 5। क्या है सामान्य आशय का प्रावधान? 37 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सही हो जाएगा धारा 3 के 5 में। ठीक। भारतीय न्याय संहिता कहाँ कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर में, सी नागालैंड में, डी दमन द्वीप में। तो 38 का हमारा ए सही हो जाएगा संपूर्ण भारत में। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अवैध शब्द परिभाषित है धारा 2 के 13 में, धारा 2 के 4 में, सी देखते हैं धारा 2 के 15 में, धारा 2 के 16 में। विकल्प इसका सी हो जाएगा 39 का। 39 का भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 15 में अवैध शब्द परिभाषित किया गया। धारा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया? 2 के फर्स्ट ए में, धारा 2 के ए फर्स्ट बी में, धारा 2 के फर्स्ट ए के सी में, धारा 2 के ए के फर्स्ट डी में। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा धारा 2 के फर्स्ट ए के बी में। ठीक। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा मूल विधि का 3 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।